हमारे इंडियन अचीवर्स के सभी साथियों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिल्ली के प्रिय मित्र अरविंद केजरीवाल, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली के पिछले 11 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। हालांकि आजकल वो तिहाड़ में हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियली वो मुख्यमंत्री हैं। और हमने आज का ये कार्यक्रम दिल्ली की जो वास्तविक स्थिति है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उसको लेकर ये आज का कार्यक्रम रखा है। और इसमें हमने अपने 2 साथियों, जिनमें से एक साथी हमारे डॉक्टर मुनीश रायज़ादा, हमारे साथ नियमित हमारे कार्यक्रम में बने रहते हैं। मुनीश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और थैंक यू हमारी वेरी एक दूसरी मेहमान अनीता चौधरी जी हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही मीडिया में बराबर भागीदारी निभाती हैं। अनीता जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। डॉक्टर विजय गौड़ और मेरी तरफ से आप दोनों को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक यू। मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ, रायज़ादा साहब, कि आप तो उस वक्त से इस आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं जब ये आम आदमी पार्टी आम आदमी के सपनों का सौदागर बनकर आई थी, और उसके क्रांतिकारी विचारों की वजह से पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने अरविंद केजरीवाल को समर्पित कर दिया था। लेकिन आज की तारीख में हालात काफी बदल गए हैं, और शायद अब अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं ये तो पता चलेगा, क्योंकि आपने अपनी एक पार्टी बनाई है, भारतीय लिबरल पार्टी, जिसको लेकर आप काफी मेहनत कर रहे हैं दिल्ली में। तो उसी को लेकर मैं आपको जानना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने शुरू में कहा था कि हम दिल्ली को यूरोप, पेरिस, लंदन जैसा बना देंगे, सड़कें चकाचक, पानी बिजली 24 घंटे की सुविधा रहेगी, और हर नागरिक को पढ़ाई की और स्वास्थ्य की बेहतरीन सेवाएं मिलेगी। आज जैसे ही बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कें और घर पानी से भर जाते हैं। गर्मी आती है तो पानी की किल्लत लोगों में मारामारी फैला देती है, और सर्दियों में पॉल्यूशन बेहिसाब हो जाता है। आपको क्या लगता है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि पिछले 11 साल में स्थिति अच्छी हुई है या बदतर हुई है? राजीव जी एवं विजय जी, पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आप विदेश में बैठकर भी अमेरिका में जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ आप वहाँ पे जीते हैं, और जिस प्रकार का आपको जीवन एक लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ मिला हुआ है, उसके बावजूद भी आपको देश की दिशा की चिंता है। और दिल्ली को आप अच्छी तरह पहचानते हैं, आप क्योंकि पत्रकारिता के फील्ड में हैं। तो जो अन्ना आंदोलन से जो शुरू हुई थी कहानी, और उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन, पहले जन लोकपाल बिल के खिलाफ लड़ाई, फिर लड़ाई, फिर व्यवस्था परिवर्तन, और फिर आम आदमी पार्टी बनी व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर, और जिसमें बोला गया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत से कम कुछ भी मुझे मान्य नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है। तो हम सब लोग भी उसी आइडियलिज्म की वजह से जुड़े थे। दिल्ली की हालत इस वक्त बद से बदतर हो चुकी है, बदतर, वर्स्ट कंडीशंस है यहाँ पे। दिल्ली एक जंक यार्ड बन चुकी है, जंक यार्ड। अभी भी मैं चाणक्यपुरी गया हुआ था। चाणक्यपुरी में एक बिहार निवास में एक कोई नेताजी आए हुए हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम मिलें और कुछ सामंजस्य बनाएं देश हित में। तो आप ये सोचिए कि इतनी बुरी हालत है, अगर आप उस लुटियन जोन को थोड़ा सा छोड़ दें, और लुटियन जोन भी सारा क्लीन नहीं है। लुटियन जोन में चाणक्यपुरी, जहाँ विदेशी एम्बेसीज हैं, उसको छोड़ दीजिए तो पूरी दिल्ली की हालत बिल्कुल एक कूड़ा घर की तरह बन चुकी है। एपिडेमिक के रिस्क पे बैठी हुई है। हेल्थ के एंगल से देखें तो मक्खी, मच्छर, गंदगी, बोलबाला, इनका बोलबाला। एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है, भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। और ये नहीं कि जस्ट क्योंकि मैं भारतीय लिबरल पार्टी के मंच से बोल रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा, ऐसा नहीं है। एज ए सिटीजन ऑल्सो, एज ए कंसर्न सिटीजन, जो मैं भी अपनी 22 साल का यूएसए का एक करियर छोड़ के आया हूं, तो मुझे एज ए नागरिक भी यहाँ चिंता है आज देश की। चुनाव तो होंगे, और चुनाव मैंने तो लड़ना भी नहीं। एज ए पर्सन मैं खुद चुनावी राजनीति में नहीं हूं, लेकिन इसलिए मैं और ज्यादा निश्चितता के साथ, दृढ़ता के साथ कह सकता हूं, सत्यापित कर सकता हूं कि यहाँ पे हालत कितनी खराब है।
ओके। यहाँ पर सारी सिविक एमिनिटीज फेल हो चुकी हैं। जो लेटेस्ट एग्जांपल है ओल्ड राजेंद्र नगर का, वो शोकेस करता है कि यहाँ पे कितनी बुरी हालत है। यहाँ पे जी 30 फुट चौड़ी सड़क बनी हुई है, पक्की सड़क है, दोनों तरफ कोचिंग सेंटर्स है, भव्य बिल्डिंग्स बनी हुई है। इलीगल जो वहां पे काम होते हैं, मतलब इलीगल बेसमेंट में, बेसमेंट के रूल्स का वायलेशन होते हुए वहां पे लाइब्रेरीज चल रही है। क्या आपको लगता है, हम अपने आप से पूछें, हम सब लोग प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चिंतकशील हैं, क्या वहां पर उन सब लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत बड़ा टैक्स गवर्नमेंट को देती है, क्या वहां पे एमसीडी या अथॉरिटीज को नहीं पता कि वहां पे वायलेशन हो रहा है बेसमेंट के रूल्स का? उनको भी पता है। वो आते हैं अधिकारी गण, अपना हफ्ता वसूली करके आगे चले जाते हैं। वही पैसा बाबू से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके एमसी, म्युनिसिपल काउंसिलर, एमएलए, मंत्री और सीएम तक बढ़ता है। पॉलिटिकल पार्टियां उगाही के माध्यम से अपनी सत्ता एवं अपने कार्य प्रणाली चलाती है। तो एक बहुत बड़ा देश के सामने क्राइसिस है, और उस क्राइसिस को अगर हम सुपरफिशियली देखेंगे तो सॉल्व नहीं होने वाला। और ये दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश में ये हालत है। जो कल्चर है अपने यहाँ पे, कल्चर है जो कल्चर ऑफ करप्शन, वो उस जब कल्चर ऑफ करप्शन की बात आती है तो अपने देश में जाति, आपका कलर क्या है, आप कौन से स्टेट से हैं, रीजनलिज्म सब साइड पे चला जाता है। हम सब लोगों का डीएनए व्हेन इट कम्स टू करप्शन, हम सब लोगों का बिहेवियर एक जैसा है। तो दिल्ली इस वक्त बहुत बड़ी तबाही से गुजर रही है, एंड इसको ऐसा लगता है कोई इसको इसकी तरफ देखने को तैयार नहीं। तो डॉक्टर साहब, मैं इन विषयों पे आगे बात करते हैं डेप्थ में। अनीता जी, आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ा सही बताया, मैं उनसे एग्री करता हूं इस बात में। दिल्ली की जो ये दुर्दशा है, मैं अभी 3 महीने पहले था वहां पे, 1-1.5 महीने के लिए, और मैं 5 साल बाद गया था। तो दुर्दशा को बिल्कुल क्लियरली हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। वो हर सतह पे दुर्दशा है। राजनीति के स्तर पे बिल्कुल डेडलॉक है। चीफ मिनिस्टर जेल में बैठा है, मंत्री जो है वो सिर्फ मीडिया को बाइट देने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, अफसर जो हैं वो मनमानी कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को आदेश नहीं मिलता सेंटर से, उसके बिना वो कुछ करता नहीं। तो ये जो स्थिति है देश की राजधानी की, एक पत्रकार के रूप में, देखिए, ना तो हम लोग राजनीतिज्ञ हैं, हम तो कंसर्न लोग हैं, कंसर्न सिटीजन हैं इस दुनिया के, देखते हैं चीजों को और उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, दिल्ली में रहती हैं, आप पिछले 11 साल में क्या देखा, क्या स्थिति है दिल्ली में? देखिए, मैंने तो इस पार्टी को उभरते हुए देखा, इसके वादे देखे, और फिर इसके गिरते हुए ग्राफ को भी देख रही हूँ। हम याद करेंगे साल 2010, 11, 12 के वो समय, जब अन्ना हजारे का उत्पत्ति जो है वो देश में एज ए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के तौर पे सामने आया, जिसमें अरविंद केजरीवाल एक मुख्य चेहरा थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से ये सोशल एजिटेशन चला, और उसके बाद अनाउंस हुआ, अन्ना के विरोधों के बावजूद अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, संजय सिंह जैसे 3-4 कुछ लोग जो हैं, उन्होंने जबरदस्ती एक पार्टी की शुरुआत करी, और उसमें प्रशांत भूषण भी थे। शुरुआत हुई जो इस पूरी पार्टी का खाका तैयार, इसका मैनिफेस्टो से लेकर इसका रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार किया योगेंद्र यादव। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं को अगर आप देखें तो इस बात से समझेंगे कि योगेंद्र यादव ने इस पूरी चीजों को तैयार किया था, लेकिन उसी योगेंद्र यादव को बाउंसर से अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकलवा दिया जी, बाहर का रास्ता निकलवाया। इस पार्टी में पैसा इन्वेस्ट किया शांति भूषण और प्रशांत भूषण ने। हर एक लिटिगेशन प्रशांत भूषण का होता था, और हर एक चीज के लिए पैसा डोनेशन के नाम पे मंच से शांति भूषण करते थे। अनीता जी, मैं आपको प्लीज बीच में रोक रहा हूँ। देखिए, ये जो इतिहास है इसका आम आदमी पार्टी, मैं बता रही, 1 मिनट एक सेकंड, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था
कि क्या सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और उसके नेता जिम्मेवार हैं इस सब के लिए? देखिए, बहुत थोड़े से विभाग हैं जो आम आदमी पार्टी के पावर में है। मैं कोई उनका साइड नहीं ले रहा, उन्होंने जो किया है वो हम सबको पता है। पर क्या देश की राजधानी को, केंद्र सरकार भी वहाँ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंडर हैं और वो चाहे तो इंटरवीन कर सकते थे। तो क्या सिर्फ हम एक आदमी ने अगर गलत काम किया और वो गलत काम किए जा रहा है तो, और वो औरतों को अपने घर में बुला के पिटवा भी रहा है, उपराज्यपाल, क्या हम सिर्फ उसके ऊपर ही हैं सब? नहीं बाकी सर, जब भी उपराज्यपाल इंटरवीन करते हैं उसको पॉलिटिकल स्टंट नाम दिया जाता है कि राज्यपाल ने हमारे लिए ये कर दिया, हमको ये काम नहीं करने दिया जी, हमको तो दिल्ली पुलिस चाहिए जी, हम दिल्ली पुलिस के बिना कुछ नहीं कर पा रहे। हर बात अगर राज्यपाल ने बोला कि जी ये आपका जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो गलत है, आपके जो एमसीडी के रूल्स हैं वो गलत हैं, आप इसको करेक्ट कीजिए। अगर राज्यपाल ने बोल दिया तो सीधे वो राज्यपाल का डिसीजन, आपने भी अपने इंट्रो में बोला कि राज्यपाल को केंद्र जो है इंस्ट्रक्शन देती है, तो इसका मतलब राज्यपाल पपेट है और सारा इंस्ट्रक्शन वो एक छोटे से नोटिफिकेशन के लिए भी उसको इंस्ट्रक्शन जो है या तो अमित शाह देते हैं, मतलब एक परसेप्शन के मुताबिक, या मोदी देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। राज्यपाल के पावर पहले भी थे, दिल्ली में पहले भी राज्यपाल के पावर ऐसे ही थे, राज्यपाल के अधीन ही वो दिल्ली पुलिस पहले भी थी। बहुत सारे डिपार्टमेंट के ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो राज्यपाल के अधीन ही होते, लेकिन इसके अलावा वो सारे काम जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है वो अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत आता है। चाहे वो एनडीएमसी की बात करें, चाहे वो एमसीडी की बात करें, या फिर हम दिल्ली के विधायकों की विधायक लैंड के नाम से फंड रिलीज होता है जिसमें विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करना होता है, लेकिन क्या विधायकों ने उसको इन्वेस्ट किया? एमसीडी जो है वो पूरा दिल्ली के रख रखाव का काम करती है, क्या एमसीडी वो काम कर रही है? आप बताइए कि एमसीडी में अभी तक तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं लेकिन स्टैंडिंग काउंसिल नहीं बनी है। आम आदमी पार्टी वहां का स्टैंडिंग कमेटी जो है वो नहीं बना रहा है, क्योंकि जब तक उसके साइन नहीं होंगे स्टैंडिंग कमेटी के, तब तक कोई भी फंड और उसके अलॉटमेंट के लिए कोई भी चीजें मान्य नहीं होंगी। हम बहस करते रह जाएंगे, लेकिन वहां नहीं होता है। शिक्षा विभाग जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर में है। दिल्ली तो चल, जिस शिक्षा के नाम पे दिल्ली सरकार इतना प्रोपेगेंडा रचती है, आपने देखा जब बात सत्यता सामने आई तो शिक्षा किस तरह से बाढ़ में परिवर्तित हो गया और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर के हत्थे जो है वो 3 एस्पायरेंट आईएएस चढ़ गए। तो ये स्थिति है दिल्ली की। अनीता जी एक सेकंड, आपने सारी स्थिति बता दी और ये भी बता दिया कि कितना बुरा हाल है। आप ये बताइए, केंद्र में भी पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बैठी हुई है। मोदी जी बड़े फेमस हैं बोल्ड डिसीजन लेने के लिए। अरविंद केजरीवाल जेल में है, दिल्ली स्टैंड स्टिल है जैसे गौड़ साहब ने कहा। तो क्या सेंटर, और आपने कहा कि भाई एलजीबी पपेट है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, तो आपको क्या लगता है? नहीं, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। हाँ, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। तो ये केंद्र सरकार भी क्या आंखें बंद करके बैठी हुई है? क्या उसको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए? भाई उसको भी तो कुछ करना चाहिए ना, वो देश को चला रहे हैं। पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि दिल्ली का क्या हाल है। केंद्र सरकार डिसीजन ली तब दिल्ली में 5 लाख जो स्लम के लोग हैं उनको फ्लैट्स मिले, उनको अपना घर नहीं, मिला। ये छोटी बात है, ये छोटी बात है। बात ये मैं कर रहा हूँ कि क्या राष्ट्रपति शासन, नहीं, क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? केंद्र सरकार ने डिसीजन लिए तो इंटरनल रोड्स जो दिल्ली के हैं उनको एनएच के अधीन किया गया और उनका वो सब मैंने मान लिया, वो मैंने मान लिया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाना चाहिए? देखिए, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, क्योंकि मामला अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। जो अरविंद केजरीवाल के जो रेजिग्नेशन का मामला है वो जेल में है, लेकिन वो जिद पकड़े हुए है कि मैं वहीं से करूंगा, वहीं से दिल्ली के तंत्र को चलाऊंगा मैं। और ये पूरा मामला
कोर्ट के अंदर में है। अब ऐसे में कोर्ट के मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये अब डिसीजन जो है कोर्ट को ही देना पड़ेगा कि आखिर दिल्ली का भविष्य किसके हाथों में है, राष्ट्रपति के हाथों में है या अरविंद केजरीवाल के हाथों में है। तो कोर्ट भी इधर उधर खेलते रहती है, कभी लिबरल हो जाती है, कभी स्ट्रिक्ट हो जाती है, कभी कुछ। कोर्ट को भी मीडिया आइकॉन बनने में थोड़ा मजा आता है कि सुर्खियों में बने रहे, तो कभी अरविंद केजरीवाल की तरफ, कभी केंद्र की तरफ ऐसे ढुलमुल रवैया अपनाती रहती है। तो डॉक्टर रायसादा समझनी होगी, कोई भी बहस में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि मामला कहाँ पे अटका हुआ है और उस मामले को वहां से कैसे निकालना है। अगर अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे राष्ट्रपति शासन एकदम लगा दे तो अभी तक तो एलजी ही तानाशाह थे, अब मोदी और अमित शाह भी तानाशाह कहलाने लगेंगे। तो राजनीति वो भी कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे चलो भाई जनता जाने कि क्या करना है। ठीक है, आते हैं इस विषय पे। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब हम दूसरे विषय पे चले गए। हमारा विषय मोदी और ये राजनीति तो है नहीं। कारण यह है कि हर बार जब दिल्ली की दुर्दशा पे किसी से भी बात करो तो वो दिल्ली के सीएम से शुरू होके और उसका अंत मोदी शाह पे खत्म हो जाता है। मैं तो अभी 2 महीने पहले गया था, तो करनाल बाईपास पे जो कूड़े का ढेर है वो भी टैक्सी करके देखने गया था, और नोएडा के पास जो कूड़े का ढेर है वो भी देखने गया था। चीले मंडराती हैं, वो दृश्य बड़ा विहंगम था। मैं फोटो भी खींच के लाया था 2-4। तो स्थिति ये है कि वो 20 साल से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, आज तक तो उसमें कोई 1 इंच घटा नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। वो 20 से भी ज्यादा साल से मैं चंडीगढ़ जाता था 2003-4 में, तो वहां गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते आप, ये स्थिति थी। आप ये बताइए डॉक्टर साहब, आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता हैं, भविष्य में ईश्वर करे आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हों या एक बड़े ओहदे पे होंगे या देश को दिशा निर्देश देंगे, ऐसी हमारी कामना है। पर आप मुझे ये बताइए, मैं आपका भी सारा देख रहा था, आपका ग्रोथ शुरू दिन से जब आपने पार्टी बनाई और आज सुबह तक, आप भी क्या उसी रटे रटाए लाइन पे चलना? देखिए, आप प्लीज मेरे को माफ करिए, मेरा काम है एक प्रबुद्ध नागरिक की तरह आपकी क्रिटिसिज्म करना। क्या उसी तरह उसी दिशा में नहीं चल पड़े हैं? भाई मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, आप तो टेक्नोक्रेट हैं, कि आप पहले ही कमिट कर रहे हैं कि भाई मैं तो एससी बीसी का और बैकवर्ड क्लास का आदमी लाऊंगा। आज आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी नहीं मान रहे आप, क्रीमी लेयर के, आज ही आपका मैंने देखा है। यही स्थिति कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने, या लगभग सभी पार्टियों ने यही स्टैंड लिया है आज तक। दिल्ली की या देश की दुर्दशा की क्या ये एकमात्र कारण नहीं है? भाई आप ये क्यों नहीं कह सकते उस देश में पॉलिटिक्स में जीतने के लिए कि भाई मैं तो उस आदमी को लाऊंगा जो आदमी चीजों को जानता होगा और जो आदमी चीजों को सही करेगा। मेरा बस आपसे ये छोटा सा प्रश्न है। विजय जी, पहले तो मैं एक छोटी सी टिप्पणी जी पिछले वाले प्रश्न पे करना चाहूंगा। जी जरूर सर। दिल्ली की जो कुव्यवस्था है, जी, फेलियर ऑफ गवर्नेंस, जो आपने का स्टैंड स्टिल पे है, उसके लिए प्राइमरीली दिल्ली गवर्नमेंट जो यानी कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में है, बिल्कुल, जिसमें इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उसके इर्द गिर्द संसद के 7 लोग बैठे हुए हैं। संसद 7 सांसद है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जी, और फिर उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, प्रीडोमिनेंटली दिल्ली गवर्नमेंट, बट central government cannot be absolved of the charges of misgovernance or malgovernance. Right. दोनों जिम्मेदार है और ये दोनों अपनी अपनी गोटियां खेल रही हैं। दिल्ली गवर्नमेंट में जो हमारे सीएम है, मुख्यमंत्री, उनके पास ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना पॉलिटिकल मोरालिटी है, नहीं तो जेल में बैठे हुए क्यों गवर्नमेंट चलाए जा रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो पैरालाइज हुई पड़ी है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनका फर्ज बनता है कि वो इस मेस से, इस वेंटिलेटरी जो कोमा में है दिल्ली इस वक्त, गवर्नेंस, उससे हमें निकाले।
क्योंकि उनका भी फर्ज बनता है लेकिन अनीता जी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कह रही है कि भी सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि मैं मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी पे, पॉलिटिकल उस पर डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि प्रेसिडेंट को रेकमेंड करें कि यहाँ पे स्टेट वो लगाएं। लेकिन क्योंकि 6 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, तो दोनों पार्टियां अपने अपने पॉलिटिकल गोटियां खेल रही हैं। आपने भलसवा और गाजीपुर के पहाड़ों की बात की। दिल्ली में 11,000 टन कूड़ा या वेस्ट पर डे जनरेट होता है, 8,000 से नीचे का उनके पास कैपेसिटी है, जबकि दिल्ली में एमसीडी इज फुल ऑफ कैश मनी, डेली कलेक्शन होता है इनका पैसों का। तो जब तक अपने देश में एक्सेस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी, जिम्मेवारी, जवाबदेही एवं कल्पेबिलिटी को हिंदी में आई थिंक सदोष बोला जाएगा, जब तक ये एक्सेस फिक्स और मतलब क्लियर नहीं होगी, तब तक अपने देश में इंप्रूव नहीं होने वाली। जी। अब आते हैं बात अपने यहाँ पे जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा। जी। देखिए रिजर्वेशन पे जो मैंने अपोज किया है उसके पीछे ये कि रिजर्वेशन जो है, जो जातिगत रिजर्वेशन है, जो दलित समाज को, एससी, एसटी एंड ओबीसी को मिली है, वो उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये है कि रिजर्वेशन फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं मिली है दलित को, उनको मिली है कि हिस्टोरिकली वो बैकवर्ड एवं एजुकेशनली बैकवर्ड एंड सोशली बैकवर्ड, प्लीज माइंड माय टर्म्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। परफेक्ट। क्रीमी लेवल में जब आप उनको क्लासिफाई करेंगे तो आप उनको दलित समाज से निकाल देंगे। एक दलित समाज का एक आईएएस है तो भी उसको जो डिस्क्रिमिनेशन मिलती है समाज के प्रति, तो इसलिए अगर अपने को, जैसे आप देखते हैं यूएसए में कॉकेशियंस में, व्हाइट्स में कास्ट सिस्टम नहीं है, कॉकेशियन इज कॉकेशियन, वहां पे अलग इश्यूज है, रेसिज्म का इश्यू है ब्लैक एंड व्हाइट्स का, बट कॉकेशियंस में इटसेल्फ देयर इज नो कास्ट सिस्टम। अपने यहाँ पे क्या है कि मैरिजेस नहीं करते दलित और नॉन दलित, सर टैबूज है अपने यहाँ पे। सर मैं तो बीच में, सर मैं प्लीज बीच में रोक रहा हूँ, आपने एक थोड़ा सा बात की। मैं, आपको पता है इससे पहले भारत में 28 साल तक कॉलेज में पढ़ाता रहा जी। मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे कुलीग थे कॉलेज में, प्रोफेसर थे, वो आईएएस में आ गए। उसके बाद उनके 2 छोटे भाई थे, वो हरियाणा सिविल सर्विसेज और आईएएस में आ गए, दोनों लोग हो गए। अब उनका बेटा जो है वो भी आ गया आईएएस में। आप मुझे ये बताइए, क्रीमी लेयर में उनको ना रखना, आप कह रहे हैं सोशली अभी भी वो डिप्राइव्ड हैं, उस सिचुएशन में नहीं है, उनको लोग शादी नहीं करते। मुझे आप ये बताइए, आप उनको अगले 100 साल तक भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना आप सोशल डेप्रिवेशन को। सोशल डेप्रिवेशन को जब तक आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते, वो तो एक ऐसा मुद्दा है कि वो तो कभी खत्म होगा नहीं, मतलब अगले 1000 साल भी खत्म नहीं होगा। और मेरा उनके साथ ऐसा नहीं है, मेरे मित्र हैं, हम लोग ही हैं, हमारे भाई हैं, मेरे को उनको सुविधा दिए जाने में कोई कष्ट नहीं है, मिलनी चाहिए, वो जरूर मिलनी चाहिए। पर यहाँ सवाल सिविक कम्युनिटीज का है। मेरे गैराज के बाहर ड्राइववे का एक टुकड़ा गिर गया, नीचे वो पानी का बम्बा जा रहा होगा, उसमें छेद हो गया 5-6 फीट का। मैंने यहाँ की सिविक अथॉरिटीज को एक फोन उठा के फोन किया, 1.5 घंटे बाद तो कोई आदमी आया और उस पर लाल झंडा लगा गया कि भाई कहीं देख के गिर ना जाए कोई, और शाम के 5 बजे तक उसको बना दिया। एग्जैक्टली। आप मेरे को ये बताइए, क्या आप एमसीडी को फोन कर सकते हैं? क्या आप, हम देश की राजधानी को वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने की सोच रखते हैं, हम ये चाहते हैं दिल से कि हमारे देश की राजधानी की ये दुर्दशा ना हो। उस स्थिति में आप मुझे बताइए, आप एक राजनेता हैं, क्या कदम उठाएंगे आप कल जब आपकी सरकार बन जाए? देखिए, मैंने जैसा सबसे पहले कहा कि सोशल जस्टिस की लड़ाई चालू रहेगी, लेकिन साथ ही साथ एंटी करप्शन प्लैंक, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई उतनी ही मजबूती से लड़नी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड। जब तक हम गवर्नेंस, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो एमसी है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, जब ये शपथ लेके जब आते हैं तो ये जनता के काम को साइड पे रख देते हैं, क्योंकि ये अपना भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। गवर्नेंस को अगर आपको इंप्रूव करना है, जिसके लिए हम कमिटेड है, तो पहला एंटी करप्शन कमीशन बनाया जाएगा, एसीसी। दिस विल बी अवर वेरी फर्स्ट अनाउंसमेंट। और उसमें सिर्फ करप्शन का मुद्दा नहीं है,
करप्शन एवं नॉन परफॉर्मेंस के जो मुद्दे हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि एमसीडी को शिकायत, आज आप एमसीडी को फोन कीजिए, नो वन केयर्स अबाउट दैट। तो जब तक आपको तो एंटी करप्शन कमीशन का काम होगा कि करप्शन एवं नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द इश्यू, सिविक इश्यूज को सबको हम डील करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि करप्शन से लड़ा जाए, ताकि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि देश की मेजॉरिटी ऑफ जनता आज भी चाहती है कि बदलाव हो, अच्छे चुने हुए प्रतिनिधि आगे बढ़े और देश के लिए काम करें। तो सर मैं फिर आपको रोक रहा हूँ, मेरा छोटा सा यहाँ पे इंटरवेंशन ये है, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप ये बताएं, ये बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से, तो जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको कैसे फिक्स करेंगे सिर्फ और सिर्फ उस तबके को लाके जो डिप्राइव्ड रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए हमें टेक्नोक्रेट्स की जरूरत होगी, उसके लिए हमें उन लोगों की जरूरत होगी जिनको नॉलेज हो सिविल सिस्टम को चलाने का, एक्सपीरियंस हो। अगर हम सिर्फ जाति के नाम पे लोगों को उठा के सिर पे रखते रहे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे ट्राइब हो, कोई भी हो, चाहे सिर्फ जाति तो आधार नहीं हो सकती किसी आदमी की गुणवत्ता का या उसकी दिमाग का या उसके ज्ञान का। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, ये पूछना था, क्या इस मैस का जो कारण है वो ये नहीं है कि पिछले 60-70 साल से हम क्वालिटी को ना देखते हुए जातिगत अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, जातियों के आधार पे हमने बांट दिया समाज को, और अब तो गर्रा ये है कि हम पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों की जातियां पूछ रहे हैं, और देश के प्रबुद्ध जो जर्नलिस्ट है उनसे जातियां पूछ रहे हैं। तो अब ये कहाँ ले जाएंगे? सिविल वॉर करवाएंगे देश में? क्या करवाना चाहिए? देखिए, जो पॉलिटिकल, अपने दिल्ली की बात करें हम, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें जी, 12 सीटें तो रिजर्व्ड है, 12 सीट्स रिजर्व्ड फॉर एससी कम्युनिटी। एक दलित मुख्यमंत्री बनाने का मतलब ये नहीं कि हम गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल को ताक पे रख देंगे, क्योंकि पार्टियां चलती हैं, कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्लेटफॉर्म चलता है, एक मिशन, एक विजन बनाई जाती है, पहले एक चार्टर बनाया जाता है, और उसके बाद विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हमारे कोई दलित मुख्यमंत्री बने तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हो सकते हैं वो। हम इंश्योर करेंगे कि टेक्नोक्रेट दलित समाज के मुख्यमंत्री को बनाया जाए, जो विजन हमने सबने मिलकर कलेक्टिवली बनाई है उसके लिए हम कमिटेड है। यदि आप भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं और दलित मुख्यमंत्री आपके बन जाए तो आई डोंट सी एनी कॉन्ट्राडिक्शन इन दैट। सही। नंबर 2, अब आखिर में एंटी करप्शन कमीशन होगा, उसमें एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाएगा जो चेयरमैन ऐसे होंगे जो कि एक वेल नोन फाइटर है करप्शन को, उसमें टेक्नोक्रेट बैठा देगा। दूसरा, देखिए यूएसए में भी आप देखते हैं, बल्कि इंडिया में भी ऐसा सिस्टम आना चाहिए, जब ये आपके यहाँ पे मेयर इलेक्ट होता है, कई सिटी काउंसिल्स में वो सीईओ को हायर करते हैं जी, क्योंकि जो सिटी काउंसिलर्स आए हैं जिनको वहां पे एल्डरमैन बोलते हैं, एल्डरमैन के पास वो टेक्नोलॉजी और टेक्निक का स्किल नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि टू रन द सिटी दे हायर अ सीईओ। तो उसी किस्म के सिस्टम को हम ये ला सकते हैं। चलिए ठीक है। आखिर में अनीता जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि इन्होंने टेक्नोक्रेट की बात करी, ओबीसी की बात करी, और एक ये नई पार्टी आ रही है, और अब दिल्ली में चुनाव भी आ रहे हैं। आप नजर रखी हुई हैं गहरी, आपने अभी काफी कुछ एक्सप्लेन किया। आपकी नजर में मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अगले चुनावों में अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे, या भारतीय लिबरल पार्टी का एक वजूद बनेगा, या आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बनेगी? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा क्योंकि चुनाव 2025 में है, लेकिन ये बात भी है कि जनता जो है थोड़ी परेशान जरूर है, और ऐसे में विकल्प की तैयारी वो कर रही है कि हमारे को एक अच्छा सा विकल्प मिले और हम वैसे लोगों के पास जाएं जो हम जिसके पास नहीं, लेकिन दिल्ली में तो वो अरविंद केजरीवाल तो फ्री की राजनीति से जीतता है ना, उससे कैसे निपटा जाएगा? तो फ्री की राजनीति ने बताया ना कि या तो दिल्ली पानी के बिना रह सकती है या पानी पानी हो सकती है। फ्री की राजनीति ने बताया कि पानी पानी में आपके बच्चों की जान जा सकती है। फ्री की राजनीति ने बताया कि आपके बच्चे शराबी और मवाली हो सकते हैं। तो अब ऐसी फ्री की राजनीति जनता को चाहिए, तो फिर तो भगवान ही मालिक हो सकता है ऐसी जनता का। लेकिन अगर जनता, भगवान भी नहीं मालिक हो सकता है, भगवान तो मालिक है। आज तो अनीता जी ये न्यूज है कि कृष्णा नगर में वाटर बॉर्न डिसीज फैल रही है,
कि हाँ। पानी इसके कारण से वो फैल, अब मतलब भगवान ही मालिक है, अब तो और क्या भगवान करोगे। भी नहीं तो सर मालिक है नहीं, ऐसी वैसे जनता का। भगवान क्या मालिक है, अगर कर तो जनता, भगवान ही रहा है ये लेकिन सब कुछ। एक बात ये भी सच है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे जाति और उसकी बात करी, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की डेमोग्राफी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। जी 70 सीटों में से आप मान के चलिए कि 20 से 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का मत जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। और केंद्र सरकार के लिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे हमारे जो रायजादा साहब हैं, इनके लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि कैसे उस फोकस को क्रैक करेंगे, उस फोकस को क्रैक, क्योंकि वहां पे मकसद ये नहीं है कि कौन जीतेगा। वो तो ऑलरेडी ऐसी जगहों पे आप देखिए कि वो आते हैं और नालों पे बज, आज अगर दिल्ली का बुरा हाल है तो जिन्होंने नालों पे 2-4 करके उसके बाद पूरा घर बना के पूरी बस्ती जिन्होंने बना ली, उनको पहले दिन ही क्यों नहीं निकाला गया, उनको आधार कार्ड दे दिया गया, उनको वोटिंग राइट दे दिया गया, सब कुछ जी दे दिया। तो उन सरकारों की है, उस सिस्टम का है जिन्होंने नालों पे बसने दिया। वो नालों पे परिवार तो बस गया, लेकिन उसके बाढ़ की वजह से परिवार के परिवार उजड़ गए, कितने लोगों को परेशानी हुई है। तो इस चीज को हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे रायजादा साहब की पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस के हों, अगर वोट की इस राजनीति में इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जातिगत राजनीति करते रह जाएंगे और आपके हाथ से जनता कब फिसल चुकी होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, आपको तो नहीं पता अब चलेगा। अब इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि अभी बहुत जल्दी है। आप देखिए, डिलिमिटेशन भी शायद होगा दिल्ली का, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। इस डिलिमिटेशन में क्या सिनेरियो बनता है और उस वक्त में किस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, जो फ्री फंड वाली राजनीति है, जनता इस पानी को कैसे भूल जाती है, इन हादसों को, इन त्रासदियों को, इन लॉसेस को कितना भूल पाती है, ये सब ध्यान, क्योंकि हमने देखा है कि अच्छा, दिल्ली की एक सत्यता है, 2 लाइन बोलूंगी उसका खत्म कर दूंगी अपनी बात। दिल्ली की एक सच्चाई ये है कि दिल्ली में कोई भी दिल्ली का नहीं है और ना ही दिल्ली किसी की है। तो दिल्ली से लगाव की अगर बात करेंगे तो यहाँ हम जैसे प्रबुद्ध लोग बोलते हैं कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा, शीला दीक्षित ने ऐसा बनाया, ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे फ्लाईओवर, हमें ऑफिस जाने में दिक्कत होती है। ये परसेंटेज जो है बस 10% है, 10 से 15%। चलिए बाकी ठीक लोग है, जो है तो वो आते हैं मैं दिल्ली को एक चलिए करेक्शन चलिए, अब सर एक समय हो करेक्शन रहा है, कर दूं। अब बहुत समय हो डिलिमिटेशन गया। तो मेरे ख्याल, डिलिमिटेशन जो आपने कहा वो शायद 2026 तक नहीं हो पाएगी, 2026 के बाद ही हो सकती है ऐसा चलिए निर्णय। चलिए सर, समय काफी हो गया। दिल्ली पहले भी 7 बार उजड़ चुकी है और अब भी उजड़ी है। सपना था विश्व स्तरीय बनाने का, लेकिन अभी तो हालात ये है कि दिल्ली नालों पे और कूड़े के ढेर पर टिकी हुई है और वो कब बस्ट हो जाए किसी को नहीं पता। चलिए खैर, हम देखते हैं, फिर भी हम दुआ करेंगे कि दिल्ली शायद सुधर जाए, दिल्ली को सुधारने वाले भी सुधर जाएं, तभी दिल्ली सुधरेगी, उसके बगैर कोई उपाय नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। नमस्कार।